प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। तो बच्चों देखिए, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। अनुक्रिया को क्या कहा गया? उद्दीपन कहा गया। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, इनके ये कुछ कारक हैं बच्चों, जिनके प्रति उद्दीपन दिखाते हैं। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधों के अंदर कुछ अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है, जबकि जंतुओं में कुछ अलग प्रकार की होती है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है? यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तो बच्चों देखिए, तंत्रिका तंत्र के बारे में देखेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने का कार्य करता है। ग्राही क्या होता है? ग्राही अथवा रिसेप्टर्स। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। ग्राही जैसे बच्चों कान, आँख, त्वचा। कान सुनने का कार्य करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आँख प्रकाशग्राही होती है, देखने का कार्य करती है। त्वचा तापग्राही होती है, गर्म और ठंडे का अनुभव कराती है और स्पर्श का अनुभव कराती है। नाक। नाक को घ्राणग्राही कहा जाता है, गंध का पता लगाने में ही सहायता करता है। जीभ रस संवेदी ग्राही होती है, स्वाद का पता लगाने में सहायता करती है। तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका का चित्र देखिए। यह तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन जो होती है वो तंत्रिका कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, जिससे मिलकर के न्यूरॉन से मिलकर के तंत्रिका कोशिका बनती है। देखिए बच्चों, तंत्रिका कोशिका का सबसे बीच वाला जो सिरा होता है वो तंत्रिकाक्ष होता है। अंतिम जो सिरा होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा देखिए ऐसा होता है शाखाओं की तरह से, और ध्रुमिका भी शाखाएं जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ऐसी होती है, ध्रुमिकाएं देख सकते हैं। और बीच में ये जो हिस्सा ये कोशिका काय है, और जो ये येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रक होता है। बिल्कुल आसान चित्र है। 3 इसके पार्ट होते हैं, तो तीनों पार्ट के बारे में हम देखेंगे। पहला पार्ट है ध्रुमिका। ध्रुमिका आप देख सकते हैं, ये वाली ध्रुमिका कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचनाएं होती जो सूचना प्राप्त करती हैं। कोशिका काय क्या होता है? प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में इसमें से चलती है। कोशिका काय जहाँ पर द्रव भरा होता है तो इसमें से विद्युत आवेग चलते हैं। सबसे पहले ध्रुमिका सूचना प्राप्त करती है और संचारित कर देती है कोशिका काय को। आगे क्या होता है? तंत्रिकाक्ष के माध्यम से ये सूचनाएं आगे संचारित हो जाती है। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की ध्रुमिका तक पहुंचाता है। तो कोशिका काय से सूचनाएं बच्चों तंत्रिकाक्ष के माध्यम से इस अंतिम सिरे पर आ जाती हैं और फिर सूचनाएं दूसरी ध्रुमिका के पास पहुंच जाती हैं। दूसरी तंत्रिकाक्ष के ध्रुमिका सिरे पर पहुंच जाती है। अंतर्ग्रंथन अथवा सिनेप्स क्या होता है? यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। तो बच्चों, तंत्रिका कोशिकाएं होती है ये शरीर में एक दूसरे से जुड़ी होती है। इस तंत्रिका कोशिका का ध्रुमिका वाला सिरा यहाँ पर जुड़ जाता है इसके साथ, ध्रुमिका वाला सिरा, और इस तंत्रिका के का अंतिम सिरा, इसका अंतिम सिरा और दूसरी तंत्रिका का अंतिम स्टार्टिंग सिरा, शुरू वाला सिरा, ध्रुमिका वाला सिरा, उनके बीच में गैप होता है
उस गैप को अंतर्ग्रंथन अथवा सिनेप्स कहते हैं। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उन्हें उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ये उद्दीपन ऊष्मा देखिए बच्चों, ग्राही अंग इसको ग्रहण कर लेगा, ऊष्मा दी जाती है। ऊष्मा एक उद्दीपन है और त्वचा एक ग्राही अंग है। त्वचा पर जब ऊष्मा टच होती है तो तुरंत हम हाथ पीछे हटा लेते हैं, मेरुरज्जु के पास सूचना चली जाती है। मेरुरज्जु होता है बच्चों मस्तिष्क का सबसे नीचे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा और सबसे नीचे वाला हिस्सा, जो कि रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से जोड़ता है। फिर मेरुरज्जु कार्यकारी अथवा पेशी अंग को सूचना भेज देता है, जो आदेश देता है कि हमें हाथ को पीछे हटा लेना चाहिए, नहीं तो त्वचा जल सकती है। तो अनुक्रिया जो होती है वो हाथ पीछे हटा लिया जाता है। अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक अगर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, बोलना लिखना ऐच्छिक में आता है। अनैच्छिक मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। श्वसन, दिल का धड़कन ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, जबकि ऐच्छिक जो होती है वो हमारी इच्छा से होती है। जैसे छींक आना अनैच्छिक में आता है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई। श्वसन, दिल का जैसे हृदय का धड़कना है तो ये भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखते हैं क्या जरूरत होती है। कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को अक्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के शरीर पर स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है, जो जल्दी होती है। मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। कई बार पूछे जाते हैं ये बच्चों, CNS अथवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। CNS 2 प्रकार के होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसके 2 पार्ट होते हैं। जबकि PNS के भी 2 पार्ट होते हैं, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है। मानव मस्तिष्क मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क से संबंधित कोई न कोई क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर मस्तिष्क देखिए, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, यह परमस्तिष्क है। कार्य क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग यही होता है। ऐच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है, सूचना को याद रखता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचना को एकत्रित करना और उनका समायोजन करना। भूख से संबंधित केंद्र भी यही होता है, मध्य मस्तिष्क। अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। पश्च मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क, मेडुला, पोन्स। अनुमस्तिष्क शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, पेन उठाना जैसे। मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप और वमन। वमन होती है बच्चों उल्टी आना। पोन्स अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण इत्यादि। तो बच्चों देख सकते हैं ये जो फूल के आकार का ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अनुमस्तिष्क है, जो कि पश्च मस्तिष्क का पहला पार्ट है। अनुमस्तिष्क, मेडुला आप देख रहे होंगे, ये मेडुला है और ये पोन्स वेरोलाई है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगर मस्तिष्क का जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा जो होता है मगर मस्तिष्क होता है। मध्य मस्तिष्क जो बच्चों, ये सफ़ेद वाला पार्ट आप बीच में देख रहे हैं, ये मध्य मस्तिष्क होता है। कपाल अथवा खोपड़ी, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। परमस्तिष्क ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपर और बीच वाला हिस्सा।
फिर देखिए बच्चों, कुछ ग्रंथि हैं जिनमें से इम्पोर्टेंट ग्रंथि है हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है और पूरे शरीर को कंट्रोल करने में ये सहायता करती है। तो बच्चों देखिए, मेरुरज्जु एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे की जाती है। मस्तिष्क के हड्डियों के बॉक्स में व्यवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है अथवा आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। अवशोषक जो आघातों को सोख लेता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है बच्चों। तंत्रिका ऊतक अथवा पेशी एवं पेशी ऊतक के बीच में समन्वय हो। ज्ञानेंद्री क्या करेगी, संवेदी तंत्रिका को सूचना भेजेगी। उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास सूचना आ जाएगी। सूचना प्राप्त व संशोधित करता है, निर्णय करता है, अनुक्रिया उत्पन्न करता है और प्रेरक तंत्रिका को भेज देता है। प्रेरक तंत्रिका पेशी तंत्रिका को वापस भेज देगी सूचना, और पेशी से पेशी संकुचन और अनुक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। पौधों में समन्वय। पौधों में गति वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। जैसे छुई मुई का पौधा जब हम छूते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, उसका आकार बदल जाता है। वृद्धि के कारण गति, ये दिशिक होती हैं अथवा दिशा इनके अंदर होती है। ये दिशा में एक ही दिशा में हो सकती है। अनुवर्तन गतियाँ होती हैं, उद्दीपन के कारण होती है। परतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करती है, जिसे परतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। परतान होता है जैसे बेल का तना बच्चों, तो इधर उधर वो गति कर सकता है, किसी भी चीज़ से वो लिपट सकता है। प्रकाशानुवर्तन होती है प्रकाश की तरफ गति। गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी की तरफ या इससे दूर गति। गुरुत्व पृथ्वी के अंदर, नीचे या ऊपर गति। रसायनुवर्तन पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। रसायनों के प्रति जो गति होती है उसे रसायनुवर्तन कहते हैं। जलानुवर्तन जल की तरफ गति, जड़ों की गति होती है जल की तरफ। पौधों की गति होती है नीचे की दिशा में। पादप हार्मोन, ये वे रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। पादप हार्मोन जो पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन। ऑक्सिन शाखाओं के अग्रभाग में बनता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है, प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। बच्चे पूछे जाते हैं इनके कार्य। पादप हार्मोन अथवा फाइटो हार्मोन इनको कहा जाता है। जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करता है। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एबसिक अम्ल वृद्धि संबंधक होता है अथवा वृद्धि को धीमा करता है। पत्तियों को मुरझाता है। पत्तियां जब मुरझा जाती हैं तो उनमें एबसिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। तनाव हार्मोन होता है ये बच्चों। जंतुओं में हार्मोन वे रसायन होते हैं जो जंतु की क्रियाओं, विकास और वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनके कार्य। सबसे पहले देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन आउटो ग्रंथि से स्रावित होता है। ये गर्दन में स्थित होती है ये ग्रंथि। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करने में सहायता करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि
अथवा मास्टर ग्रंथि से निकलता है, जो मस्तिष्क के अंदर है, मध्य मस्तिष्क के निचले हिस्से में मस्तिष्क के अंदर होती है। वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। एड्रिनलिन हार्मोन ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, जो किडनी के ऊपर उपस्थित होती है। पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है एड्रिनलिन हार्मोन के बारे में। बीपी को कंट्रोल करता है, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करना आपातकाल में। ये आपातकाल हार्मोन भी इसको कहा जाता है, आपातकाल के नाम से इसको जाना जाता है। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, जो पत्ते के आकार की ग्रंथि होती है, पेट के नीचे होती है, उदर के नीचे, उदर अथवा पेट के नीचे। रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करना, रक्त में शुगर को कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करने में ये सहायक होता है, अथवा मधुमेह को कंट्रोल करता है। लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन नर में उत्पन्न होता है, जबकि एस्ट्रोजन मादा में उत्पन्न होता है। टेस्टोस्टेरोन ये जो दोनों हार्मोन होते हैं, ये वृषण और अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। टेस्टोस्टेरोन वृषण से, एस्ट्रोजन अंडाशय से। पेट के निचले हिस्से में होते हैं। यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन होते हैं, लैंगिक परिपक्वता से संबंधित होते हैं। ये आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता क्यों होती है? आउटो अथवा थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलन वृद्धि हो सके। अतः आउटो ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गोइटर बीमारी कहते हैं। मधुमेह अथवा डायबिटीज, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर अथवा शुगर का स्तर बढ़ जाता है। कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ऐसा होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसका उपचार क्या है? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लिया जाता है। पुनर्भरण क्रिया विधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया विधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में या सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, रक्त में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, अग्नाशय द्वारा संसूचित किया जाता है, इंसुलिन स्रावित हो जाता है, रक्त शर्करा की मात्रा को घटाता है। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना, और जिस तरह से जैसे ज़्यादा शर्करा की मात्रा हो जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंसुलिन हार्मोन स्रावित हो जाता है, और फिर इन अग्नाशय में इसकी कमी होती चली जाती है। और जब इसकी कमी होती चली जाती है, तो फिर शर्करा की मात्रा का स्तर बढ़ता चला जाता है, जिसको शुगर अथवा मधुमेह रोग कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 7। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे।